हेलो। हाँ जी, वो अब लाइव है और जो भी नहीं आ पा रहे यहाँ पर वो वहाँ जा सकते हैं। तो अजय करिए शुरू। अनम्यूट करिए और इसको आगे लाइए। जितनी देर में वो नहीं करते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस जन्म दिवस पे उनसे ये याद करेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं आज के संकटमयी वक़्त में। तो हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। कौन 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 हेलो कर रहा है? अजय अजय आप अनम्यूटेड हैं, आप बात करिए। मुझे ना हो रहा है, दिमाग खराब हो गया मीटिंग। अच्छा था। चलिए, नहीं तो हम मतलब जो हमारे गेस्ट हैं उनसे शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले सतीश मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अनम्यूट करके तो वो हमें अपने जो परिवारक उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जाना है वो हमारे साथ साझा करें। सतीश मिश्रा जी। सतीश मिश्रा जी, आप अनम्यूट करें। और मैं पंडित शिव विनायक मिश्र जी का पौत्र हूँ और आवश्यक समझता हूँ कि थोड़ी सी जानकारी चंद्रशेखर आजाद के पूर्व शिव विनायक मिश्र की दे दूँ, उसके बाद मैं मुख्य विषय पर चलाऊँ। शिव विनायक मिश्र जी 1887 में इनका जन्म था और दिसंबर 1970 में इनका निधन हुआ। ये आजाद के दूर के रिश्तेदार थे और आजाद के पूर्वज उन्नाव जिले के बदरका गांव के निवासी थे। वहीं से 13 किलोमीटर दूर विनायक मिश्र जी का भी गांव था। इनका कार्य क्षेत्र 1919-20 से मरते दम तक काशी रहा, बनारस रहा, जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। 1921 से लेकर 1926 तक ये बनारस कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और धारा 143 में 12 माह की सजा हुई। 1930 से लेकर 1932 के मध्य ये 3 बार गांधी जी के आंदोलनों में जेल गए। 27 फरवरी 1931 को आजाद की शहादत के बाद तत्कालीन इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कहा जाता है, वहां जाके उनका अंतिम संस्कार किया। एक छोटी सी जानकारी शिव विनायक मिश्र के बारे में है। उसके बाद मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूँ, चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद, जिनका जन्म स्थान तत्कालीन अलीराजपुर मध्य प्रदेश का एक गांव झाबुआ है, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद नगर कह दिया गया है, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद के पूर्वज कानपुर में एक भौती गांव है, वहाँ के मूल निवासी थे। कानपुर ब्राह्मण थे। इनकी टाइटल तिवारी थी। पूर्व में इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी। आजाद के पिता स्वर्गीय सीताराम तिवारी जी अपनी ससुराल बदरका में जाके बसे। बदरका अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश का उन्नाव एक जिला है, वहाँ का एक गाँव है।
और वहीं से उनके पिताजी नौकरी के लिए मध्य प्रदेश के भावरा चले। आजाद का जन्म उसी भावरा में 23 जुलाई 1906 को हुआ। थोड़ी बड़ी पढ़ाई उसी गांव में और उसके आसपास करने के बाद 13 वर्ष की उम्र में तो चंद्रशेखर आजाद काशी चले और उनके दूर के रिश्तेदार स्वर्गीय शिवराज जी से, जो समय कांग्रेस के मंत्री रहे, इससे संपर्क किया। संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ किया। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और इस असहयोग आंदोलन में काशी में पढ़ने वाले संस्कृत के छात्रों ने भी भाग लिया। चंद्रशेखर तिवारी, उस समय आजाद तिवारी लिखे थे, उन्होंने भी भाग लिया और बनारस जेल में इनको 15 बेंतों की सजा दी। आप सभी जानते हैं कि उस सजा में उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता तथा पता जेल खाना बताया। 1 सितंबर 1922 इस दिन चंद्रशेखर आजाद का बनारस में एक मोहल्ला है बांसफाटक, वहां पर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक सार्वजनिक अभिनंदन किया गया और उस अभिनंदन में चरखे के साथ 14-15 वर्ष की उम्र में एक फोटोग्राफ भी ली गई। यह फोटोग्राफ आज भी मूल रूप से मेरे पास सुरक्षित है। यद्यपि उसकी कॉपी हमारे दादा ने, हमारे ग्रैंडफादर ने तमाम संस्थाओं को, सार्वजनिक संस्थाओं को दिया है, सबके पास मिल भी चुके हैं। यह आजाद की सबसे पहली तस्वीर है। इस दुर्लभ फोटो की एक कहानी भी है जो मैं बताना चाहूंगा आज। यह जो 14-15 वर्ष की उम्र में फोटो चरखे के साथ की गई, यह अपने खींचने 1922 के 42 वर्ष बाद अर्थात 1963 में सार्वजनिक रूप से प्रकाश में आई। ये घटना सितंबर 1963 की है। मिर्जापुर में आजाद की एक प्रतिमा का उद्घाटन हो रहा था। यह समारोह श्री बटुक अग्रवाल जी ने आयोजित किया था। वहां से आजाद श्री भगवान दास महोर, श्री सदाशिवराव मलकापुरकर, श्री विश्वनाथ वैशंपायन एवं श्री सचिंद्रनाथ बख्शी बनारस आए। व्यक्तिगत रूप से मैं इन चारों से मिल चुका हूँ और बनारस आके राधेश्याम शर्मा के माध्यम से शिव विनायक मिश्र से मुलाकात की। श्री मिश्र जी ने आजाद की 1922 की वह बाल्यकाल की फोटो उन लोगों को दिखाई और बताया कि अंग्रेजों से छिपाने के लिए फोटो पर राम पंचायतन, राम लक्ष्मण सीता, जो पांच भगवान है, उनकी फोटो ऊपर चिपका दी और छिपाकर पूजा घर में रख दिया। कि मिश्र जी उन दिनों कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनके घर बार बार तलाशियां होती थी। 1922 में यह चित्र मर्यादा पत्रिका में भी छपा था। चंद्रशेखर आजाद जी की यह सबसे पहली फोटो थी जो अंत तक अंग्रेजों के हाथ नहीं लग सकती। एक घटना मैं और बताता हूँ। आजाद की शहादत के बाद ब्रिटिश राज्य के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, इनकी जो फाइल चंद्रशेखर आजाद की बनी थी, उसमें आजाद से संबंधित सभी जानकारियां हैं, लेकिन उनकी शहादत की तारीख भी है 27/2/31 लिखी है, लेकिन उसमें लिखा है कि आजाद की फोटो आज तक अनुपलब्ध। यह उस फोटो की कथा है, तो थोड़ा सा आपको बताना इस वजह से। अब चंद्रशेखर आजाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया, वापस ले लिया। उनको थोड़ा सा क्रांति की ओर झुका हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा। खैर, उस समय ये काशी विद्यापीठ में पढ़ने लगे और काशी विद्यापीठ उन दिनों क्रांतिकारियों का, जो कहा जाए कि एक केंद्र बिंदु था। तमाम क्रांतिकारी वहां पढ़ रहे थे। तो ये हो कि आखिर क्रांतिकारी बने कैसे। 1921 में आंदोलन असफल हुआ। उसके बाद काशी विद्यापीठ में इनका संबंध सत्येंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, जिनकी अनुशीलन समिति बनी थी, उस अनुशीलन समिति का बनारस में कल्याण आश्रम के नाम से एक संस्था बनाई थी, जो वास्तव में क्रांतिकारियों को कार्यालय रहा। और आप सब जानते हैं कि उन दिनों बनारस क्रांतिकारियों का प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा। 1924 में श्री सान्याल एवं लाहिड़ी जी ने मिलकर HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया।
इस एचआरए के संपर्क में आजाद श्री प्रणवेश चटर्जी के माध्यम से जुड़ गए और एचआरए के सदस्य हो गए और दिनों दिन उस संगठन में आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहूंगा, आप लोगों के पास है जानकारी। उस एचआरए का मुख्यालय बनारस था और उसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो थे संगठित क्रांति से गणतंत्र स्थापित करना, प्रत्येक मानसिक रूप से स्वस्थ वयस्क नागरिक को मताधिकार मिलना और शोषण रहित समाज की स्थापना करना। इन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए आजाद ने नवयुवकों का आह्वान किया। उसके बाद पंजाब से चंद्रशेखर आजाद का संपर्क हुआ 1928। भगत सिंह और तमाम क्रांतिकारी वहां पर एक दूसरा दल बना के काम कर रहे थे। दोनों संगठन एचआरए बिखर चुका था, उसके तमाम साथी मारे जा चुके थे, गिरफ्तार हो चुके थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ बना दिया और उस संघ का एक सैनिक अंग भी बनाया। उस सैनिक अंग का कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद को बना दिया। तमाम उद्देश्य थे एचएसआरए के। भगत सिंह बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत जानकार आदमी थे। समाजवादी शब्द जो जुड़ा वो भगत सिंह और उनके साथियों के प्रयास से जुड़ा था, ये सब आप जानते हैं, तो मैं दोहरा रहा हूँ। उन्होंने एचएसआरए का जो प्रमुख उद्देश्य रखा, तमाम उद्देश्यों में जो प्रमुख उद्देश्य था वो था भारत में क्रांति के द्वारा समाजवाद स्थापित करना। अब उसके बाद तमाम इस बीच में काकोरी केस हुए, सेंटर सत्याकांड हुआ, इत्यादि इत्यादि तमाम प्रकार के केस हुए। इस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मनमोहन नाथ गुप्त ने एक जगह लिखा है कि अगर बनारस के क्रांतिकारियों का मुंह खुल गया होता तो काकोरी केस के बाद तमाम लोगों को और सजा हो गई होती। अब आजाद तमाम कार्य करते हुए 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद, जो प्रयागराज कहलाता है, उसके एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस अधिकारी नॉट बाबर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। क्योंकि शिवराज कृष्ण जी आजाद के दूर के रिश्तेदार थे और उन दिनों अंग्रेजों की प्रथा थी, क्रांतिकारियों का जो शव होता था वो या तो सरकार जला देगी या क्रिमेशन कर देगी, जिस जाति का है, जिस धर्म का है उसके अनुसार, या फिर उनके रिश्तेदारों को दिया जाएगा। स्वर्गीय कमला नेहरू जी, पद्मकांत मालवीय जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, इन लोगों को पता था कि शिवविनायक जी जो काशी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो चंद्रशेखर आजाद के रिश्तेदार हैं। उन्होंने एक स्पेशल मैसेंजर भेजा और तमाम कठिनाइयों के बाद शिवविनायक कृष्ण जी इलाहाबाद पहुंचे। उसका जिक्र मैं नहीं करूँगा इस समय। और वहां जाकर उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियां एक अस्थि कलश में इकट्ठा की और लेकर काशी चले आए। अब इसके बाद वो अस्थियां मेरे घर में काफी दिनों तक सुरक्षित थी। 1970 में शिवविनायक कृष्ण का निधन हो गया। 1976 में 1976 मेरे पिताजी और उनके दो भाई, और मेरे पिताजी का नाम श्याम चंद्र मिश्र था, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को उन अस्थियों को समर्पित करने के लिए तैयारी कर ली। और इसका पूरा प्रयास जगमोहन जी को मैं विशेष रूप से देना चाहता हूँ। इनके चाचा सरदार सुल्तान सिंह जो उस समय तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने किया। उनको जानकारी थी, उस समय वो राज्य सरकार के मंत्री थे। उनके प्रयास से ये अस्थियां उत्तर प्रदेश सरकार को समर्पित की गई। आज भी ये अस्थि कलश लखनऊ म्यूजियम में स्थापित है। आजाद इस प्रकार कुल 23 वर्ष 7 माह और 4 दिन तक संभवतः जीवित रहे और अपने उन्होंने वचन के प्रमाण में अपने जान की आहुति दे दी। अब थोड़ी सी बात मैं अपने व्यक्तिगत विचार रखना चाहता हूँ। ये तो मैंने इतिहास को साक्षी रख के सब बातें बताई हैं जो शिवविनायक मिश्र जी ने लिखी हैं या बताई हैं। एक घटना मैं बताना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद की बहादुरी का।
आंदोलन चल रहे थे। बनारस कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, बाद में मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश सरकार के। उनके दस्तखत से एक नोटिस छपी थी उनके हस्ताक्षर से। उस नोटिस को बनारस के कोतवाल के ऑफिस, जिसे कोतवाली कहते हैं, उसके बाहर चिपकाना। आजाद को ये जिम्मा दिया गया। आजाद ने उस नोटिस को अपने पीठ में चिपका लिया और कोतवाली जाके वहां का जो इंचार्ज था, जो खड़ा था गेट पर, उससे बात करने लगे और खंबे से सट गए। उसमें लई लगी हुई थी, वो धीरे से खंबे में चिपक गई और जब तक वो वहां से हटा, इनकी बात को सुन के दूर गया, तब तक वहां से रफ्तू चक्कर हो गए और नोटिस पूरे बनारस में फैल गई। इस प्रकार की हिम्मत का तो वो काम करता। एक छोटी सी घटना जो शुभनायक जी के मुंह से मैंने सुनी, वो मैंने बताई। अब क्रांतिकारियों ने तमाम उद्देश्य बताए, हमने भी चर्चा की है, चारे बच्चे सारे की। हमें स्वतंत्रता मिल गई, कुछ क्रांतिकारियों ने देखा, कुछ क्रांतिकारियों ने नहीं देखा। मैं व्यक्तिगत रूप से सचिन नाथ बख्शी से मिला हूँ, सदाशिवराव मलकापुरकर से मिला हूँ, माहौर जी से मिला हूँ, लोगों से मिला हूँ जिन लोगों ने आज़ादी देखी है, तब मैं मिला हूँ, क्योंकि आज़ादी के बाद मैं पैदा हुआ हूँ। तो आज़ादी मिली, मेरे अपने विचार हैं कि राजनीति, आज़ादी जिसे कहते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता जिसे कहते हैं, वो 3 प्रकार की होती है। ये मेरे विचार व्यक्तिगत। एक तो राजनीतिक स्वतंत्रता है जो 15 अगस्त 1947 को हमें मिल गई। दूसरी सामाजिक स्वतंत्रता है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा मिल गई। और तीसरी आर्थिक आजादी। किताबों में तो मिली जरूर, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो महामारी चल रही है, इसको देख के, इसे समझ के, चूंकि मैं अर्थशास्त्र का प्रवक्ता रहा हूँ, मैं भी एक कॉलेज में लेक्चरर रहा हूँ, अर्थशास्त्र मेरा विषय रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं तो अच्छा लगेगा। इस पर अभी भी प्रयास आवश्यक है। नवयुवकों से, देशवासियों से मेरा अनुरोध है, आजादी का जो संदर्भ अभी अधूरा है, समाजवाद भी अभी अधूरा है। चौसारे का जो प्रमुख उद्देश्य था समाजवाद, मैं नहीं समझता, व्यक्तिगत मेरा निर्णय है, पूर्ण रूप से समाजवाद अभी दिख नहीं रहा है। कागजों पे हो सकता है, दिख नहीं रहा है। तो जो अधूरे हैं संदर्भ, उनको आज का नवयुवक प्रयास करे, पूरा करने का कार्य करे, तभी इन जो क्रांतिकारियों की शहादत हुई है उनका हम आभार जता पाएंगे। केवल सम्मेलन कर लें, इस प्रकार के आयोजन कर लें, उचित है, होना चाहिए, ये भी बहुत उचित है, लेकिन इसके साथ ये भी चीज हो जाए, अगर उनके उद्देश्यों की पूर्ति की ओर 1-2 कदम हम आगे बढ़ जाएं, थोड़ा भी प्रयास कर लें, तो मेरे अपने विचार हैं पूरा हो जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सतीश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब हमें उनके जीवन के बारे में, लेकिन जो उनके जीवन के कुछ रहस्य हैं उनको और समझाने के लिए नौजवानों को, जैसे आपने कहा कि जो पहली उनकी तस्वीर अवेलेबल है वो बनारस की उस शाम की है जब वो 40 बैंत खा के, और पैसे जो उनको उस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अंग्रेज पीटते भी थे और बाद में 4 आने देते थे, जाके गर्म दूध पी लेना। लेकिन वो 14-15 साल का लड़का मतलब वो उसके मुंह पे फेंक के अपने पाँव पे चल के आया, जिसको शाम को उनको उनका मतलब वहां पर। और बिल्कुल सही है, मेरे बात लंबी न हो जाए इसलिए इस बात को नहीं बताया। अब मैं ऐड ही कर रहा हूँ ताकि वो हाँ क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, शिवराज जी ने लिखा है पुस्तिका में। हाँ, नहीं उसमें मतलब, और दूसरा जो था कि बनारस जो था वो लर्निंग सेंटर था। मैं भावरा गया हूँ, वहां पर जंगल है, तो मुझे लगता है कि वो जो उनकी भील लोगों के साथ बचपन है, उसने उनको एक आजाद ख्याल वाला व्यक्ति बना दिया। एनीवे, बहुत अच्छा आपने समझाया और अपने अपने दिए। मैं अभय जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और मतलब इसमें मतलब ऐड करें। अभय जी कुलबीर सिंह जी के बेटे हैं। कुलबीर सिंह जो शहीद भगत सिंह के छोटे भाई हैं उनके हैं। तो मैं अभय जी को इनवाइट करूंगा कि वो मतलब अपना संदेश दें। अभय सिंह संधू। आज
शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के 114वें जन्मदिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमने अपने शहीदों को याद करने के लिए एक छोटा सा उपराला किया है कि खास तौर पे नौजवानों को एक अच्छा संदेश जाएगा कि हम उनकी जीवनियों के बारे में बात करें, उनके बारे में सोच सकें और उनकी सोच को आगे से आगे नौजवानों तक बढ़ाएं। अभी मिश्रा जी बता रहे थे उनका जन्म 1906 में, और उनका जो भाई उनमें एक व्यायाम करने की इच्छा। वीडियो बंद कर लें तब आवाज वीडियो बंद कर लें, जिसमें वो अपने शरीर को अच्छा बना। जी हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही? अब ज्यादा ठीक आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आज के जैसे ये महामारी का युग चल रहा है, इसमें भी हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए और हर तरह के मुकाबला, सेहत ठीक होगी तभी हम कर सकते हैं, तभी नौजवानों को आगे इस अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद जी ने काफी हिम्मत के साथ बनारस में पढ़े, उन्होंने संस्कृत में पढ़ा और आगे उन्होंने छोटी उम्र में ही तकरीब 15 साल की उम्र में जेल भी काट ली, बैंत भी खाए और जयकारे जो है हिंदुस्तान जय की उन्होंने उस समय सहन करते हुए हमें आज भी उस इस छोटी उम्र में उन्होंने किस तरह के ये कारनामे कर दिखाए। 23.5 साल की उम्र में उनकी शहीदी भी हो गई। एक बात जो कही जाती है कि उन्होंने अपनी आखिरी जो उनकी गोली थी और खुद को मारी, तो उस चीज को रिकॉर्ड के मुताबिक बताया जाता है कि 16 जो शॉट्स थे उनके पास लाइव और 40 अबे जी आपका बैंड आवाज कट रही, आवाज खाली शॉट्स थे जो रिकवर हुए थे। तो आजाद रहे पकड़ा जाऊंगा। अंग्रेजों ने उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, उनके शरीर के पास पहुंच सके, बहुत है वो दूर से ही देखते रहे और उनकी हिम्मत अबे जी का कनेक्शन कट गया है क्योंकि उनकी बैंडविड्थ की प्रॉब्लम थी। तो वो जो बता रहे थे कि उनके आखिरी समय में उन्होंने एक्चुअली, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि एक डीएसपी ने जिसने गाली निकाली थी उसके मुंह में गोली लगी थी और वो सारी उम्र अपना मुंह छुपाता रहा। तो उनकी जो निशानेबाजी है वो तो वहां तक थी, लेकिन उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ पार्ट है कि उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब हम भगत सिंह पे शोध कर रहे थे तो पता चला कि वो कभी भी कहीं, जैसे अभी सतीश जी ने बताया कि वो समाजवाद को लाने का संकल्प लिए हुए थे। समाजवाद का मतलब है कि बराबरता और भाईचारा उसको बनाना, क्योंकि ना बराबरी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सबसे बड़ी हम पे शराब था। इसीलिए भगत सिंह ने जब अपने साथियों के साथ समाजवाद शब्द को ढूंढा तो वो ना बराबरी का इलाज ढूंढ रहे थे। तो जैसे सतीश जी ने कहा कि आज भी ना बराबरी जो है वो उसी मंजर पे है जहां पर 1920 से लेके 1930 तक ना बराबरी रही। तो वो जब भी कभी उन्हें किताब मिलती तो वो किताब लेके भगत सिंह को कहते कि पढ़ के मुझे समझा देना कि इसमें क्या लिखा है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राजगुरु जी की जब
गिरफ्तारी हुई पूना में, तो उनके पास से भी किताब मिली। हम ये जो उनका कल्चर है कि वो सिर्फ मतलब जर्नैल ही नहीं थे, वो हर चीज को समझदारी भी रखते थे। और जो आज़ाद मुल्क उन्होंने उस जंगल में देखा, जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि वो जंगल हमें एक संदेश दे रहा है, कि वो बुला रहा है और वो बता रहा है कि इस जंगल में वो आज़ाद मन बने और उन्होंने जो भील साथियों के साथ वहां लड़ाई लड़ी उसको किया। अबे जी आगे हैं वापस, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, अबे जी आपको आवाज, हाँ बोलिए अबे जी। हाँ जी, मैं बता रहा था कि अंग्रेज ऑफिसर उनको मतलब मृत होने के बाद भी हाथ नहीं लगा पा रहे थे, इतना उनसे दहशत थी और इतना घबराए हुए थे। तो अंत में उनको जैसे देखा गया और सारा मिश्रा जी के परिजनों ने, इनके परिवार ने उनकी अंत्येष्टि करी। तो ये बातें अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनकी फोटो नहीं मिली, उनसे सारी उम्र उनके पीछा करते रहे और किसी तरह ये मुखबरी के साथ में उनको वहां पे भेजा गया और बोला गया कि वहां मिलेंगे। ऐसी बातें भी साथ में आती हैं कि उससे पहले ये पंडित नेहरू से मिलकर आए और उन्होंने वहां पे टाइम दिया और उधर से अंग्रेजों को, पुलिस को बताकर उनका मुकाबला करा के उनको शहीद किया गया। आज मैं इसके साथ में और जोड़ना चाहता हूँ। आज बाल गंगाधर तिलक जी का भी जन्म है, उनकी जन्म भी तारीख है। और 1907 में जब सूरत में कांग्रेस हुई थी तो उस समय सरदार अजीत सिंह जी को वहां पर एक ताज भेंट किया गया था, जो आज भी चंडीगढ़ में म्यूजियम में रखा गया है। उसमें कहा गया था कि आप आजाद भारत के ताज दिया गया था। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और साथ में मैं ऐड करना चाहता हूँ। आज का दिन ही उनका जन्मदिन है। उनसे हमें शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम उनके बताए रास्तों पे चल सका, उसमें हम जहां तक हो सके अपना सहयोग करके। बहुत धन्यवाद अबे सिंह जी, आपने ये जो लास्ट इंफॉर्मेशन दी ये बहुत अच्छी है कि आज हमें लोकमान्य तिलक जी को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने इसी ना बराबरी का, क्योंकि जब 1906 में दादा भाई नारोजी ने मतलब 25 साल पार्लियामेंट में ये बताते हुए गुजारा कि भारत में गरीबी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज ईमानदारी से राज नहीं कर रहा, वो लोगों के हित में राज नहीं कर रहा, वो अपनी लूट तंत्र को चला रहा है। तो दादा भाई नारोजी ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन इसका जो समाधान है वो स्वराज में होगा, स्वदेशी में होगा। और उस स्वदेशी का प्रचार लेके ही मतलब साजीद सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद जी ने 1907 में वो एक लहर खड़ी की, जो पहली नॉन पीसफुल लहर थी, लेकिन वो इतनी मारू थी कि अंग्रेज को वो तीनों कानून जो किसानों के खिलाफ, क्योंकि आज भी 3 कानून ही बने हैं जो किसानों के हित में नहीं है, उस वक्त भी 3 कानून बने थे और वो वापस लिए। और जो वो जीत थी उनकी, और उनको मतलब फिर छोड़ा गया लाला लाजपत राय और साजीद सिंह जी को। तो वो जीत जो थी उसका सभी सत्कार जो है वो लोकमान्य तिलक जी ने उस सूरत कांग्रेस में किया था। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। लेकिन लोकमान्य तिलक जी ने जब कहा कि ये स्वराज जो है ये कोई मांगने वाली चीज तो नहीं है, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो उस लहर को एक नई दृष्टा देता है, आजादी की लहर को, जिसको लेके आगे फिर गदर पार्टी तक, और बहुत बाद में नेताजी सुभाष ने वही गदर पार्टी वाला प्रोजेक्ट वो आगे लिया। तो ये सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अजय को कहूंगा, क्योंकि अजय तुम कुछ कहना चाहते हो? सर वैसे जो 5 जो लोग थे वो बोलने वाले थे, उनमें से 3 तो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, 2 अभी हमारे साथ यहाँ
मौजूद हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि दोनों में से एक एक करके। पहले मोनिका चितकारा, हाँ जी, हम बोलिए जी, आप प्रेजेंट करिए। मैम से कि आप अपनी बात कहें। हाँ जी, धन्यवाद सर। मेरा नाम मोनिका है। सबसे पहले आप सबको शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन पर आपको लख लख बधाई। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद जी को कितना जानते हैं। चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा में हुआ। उनके बचपन का नाम चंद्रशेखर आजाद सीतारमन तिवारी था और उनको अपने बेखौफ अंदाज और अंग्रेजों के हाथों कभी भी जीवित गिरफ्तार न होने की अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। वे केवल 14 वर्ष के ही थे जब उन्होंने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब इस आंदोलन में भाग लेने पर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो जज ने उन्हें उनके और उनके पिताजी के बारे में कुछ सवाल किए। तो जवाब में चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है और मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरे पता जो है वो कारावास है। इसी घटना के बाद से उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाने लगा। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और उनकी माता का नाम जागरणी देवी था। इलाहाबाद के पार्क में 27 फरवरी 1931 को इनका निधन हुआ। इसीलिए इस पार्क को स्वतंत्रता के बाद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया। चंद्रशेखर आजाद जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत हम नमन करते हैं। 1991 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश को बहुत उद्वेलित कर दिया। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद हमारे अभी भी सपनों में हैं। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1942 में असहयोग आंदोलन फरमान जारी कर दिया, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा था। इसीलिए अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के नाम पर इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए थे और उन्हें सजा मिली थी। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसे ही कायदे तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिनकी उम्र 26 साल की होगी, जो अपने आप को आजाद कहता था, बेंत की सजा दी गई और उनकी चमड़ी उधेड़ डालते थे। पर वो क्या कहते थे? भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर बेंत के साथ जब वह लड़का यही नारा लगाता रहा तब तक, जब तक कि वो बेहोश ना हो गए हों। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बना, जिनको हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आवाज, सर माइक म्यूट है आपका। हाँ, मोनिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ऐड की। लेकिन मैं इस पे एक चीज और मतलब ये कहना चाहता हूँ कि हमें उनको गहराई से, क्योंकि
अगर आप कभी मिले तो सतारा नदी के किनारे पर उन्होंने 3 साल मतलब किया। मैं समझता क्योंकि जब वो ककोरी केस के साथ अपने राम प्रसाद बिस्मल, अशफाकुल्लाह साहब के साथ साथी थे, तो राम प्रसाद बिस्मल हमेशा उन्हें मतलब पारा कहा करते थे, क्विक सिल्वर, कि आप बहुत थरथराते रहते हैं नौजवानों में, जैसे बहुत फुर्ती होती है, तो वो कहते हैं कि मतलब ये तुम क्विक सिल्वर हो। लेकिन अगर आप वो सतारा नदी के किनारे पे जाएं, जिस झुग्गी में बैठ के उन्होंने 3 साल लगाए और इनकलाबी पार्टी को बाद में, फिर ये ओरछा के पास है, मैं वहां गया तो मुझे वो बहुत लगा कि वो इतने सतर्क थे कि वहां पर एक सुरंग बनी हुई थी और वो एक संत के रूप में रहते थे। लेकिन शाम को क्या करते थे, वो वहां गांव पास था, वहां सरपंच के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी, तो वो वहां पर अभी भी वो नीम का पेड़ है जिसके नीचे वो बच्चों को पढ़ाया करते थे। ये आजाद हमें पता नहीं है कि आप भी अगर कभी वक्त मिले तो आजकल जैसे बच्चे घरों में हैं उनको उत्साहित करिए। तो वो मुझे बताने लगे, वो सरपंच के, ये बैठक है जिसमें वो सरपंच साहब से बात करते थे। यहाँ पर इसलिए थे क्योंकि वहाँ गोली गोली चलती रहती थी, शिकारी, तो इसलिए अगर वो प्रैक्टिस भी करें। लेकिन वहां पर मैंने कहा कि ये एक वाकई तप स्थल है जहां पर वो क्विक सिल्वर से स्टील बने। उन्होंने पूरी इनकलाबी पार्टी को वहां मतलब इकट्ठा किया। तो ये जो धारणाएं हैं कि अगर आप इरादा कर लें, और वो उनका जो है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो मैं नेक्स्ट कौन मतलब है उसको बुलाते हैं, नेक्स्ट स्पीकर कौन है? के भाई माइक नहीं चल रहा है आपका। माइक बंद है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वो आप अनम्यूट करेंगे। नहीं हुआ के भाई, नहीं हुआ। हुआ? हो गया, हो गया। हो गया। बताइए कौन नेक्स्ट स्पीकर कौन है आपका? शालिनी मैम। शालिनी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी। टूटी हुई बोतल है, टूटी हुई बोतल है, टूटा हुआ पैमाना, सरकार तुझे दिखा देंगे ठाठ फकीराना। जी हाँ, ये चंद्रशेखर के शब्दों के साथ मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। शहीद चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906 को भाबरा गांव, जो कि अब आजकल चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से है जाना जाता है, अलीराजपुर जिला में हुआ। उनके पूर्वज जो कि उन्नाव जिला में बदरका में है, वहां पर रहते थे। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी थे, जो कि 1856 में अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पिछले कुछ दिनों मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में नौकरी करने के लिए आए। फिर जाकर भाबरा गांव में कर बस गए। यही बालक चंद्रशेखर का जसवन बीता। उनकी माता का नाम जगरानी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन जो था आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भाबरा गांव में बीता था। अतः बचपन से ही आजाद ने भील बालकों के साथ निशानेबाजी, धनुष बाण चलाया। उससे क्या हुआ कि बचपन में ही वो निशानेबाजी में निपुण हो गए। चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जहन में है, चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जहन में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में। शहीदों की चिताओं पर पड़ेंगे खाक के ढेले, शहीदों की चिताओं पर पड़ेंगे खाक के ढेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद मनमथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारी का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। 1991 में हुए अमृतसर के जलियांवाला वाले बाग के नरसंहार में चंद्रशेखर के साथ वहां के अन्य नवयुवकों को भी बहुत उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर ने जैसे ही गांधी जी का 1921 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी हुआ,
आग चारों तरफ ज्वालामुखी की तरह फट गई और अन्य छात्र भी चंद्रशेखर के साथ सड़क पर उतर आए। इतना ज्यादा आक्रोश देखकर अंग्रेज सरकार डर गई, पहली बार गिरफ्त में आए, इतनी सजा मिली, उसके बाद भी उन्होंने क्रांतिकारियों के दल को नहीं छोड़ा और एक बहुत बड़े साहसीता बने। जेपी सांकर जो कि एक पुलिस अधीक्षक थे, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को उन्हें गोलियों से भून दिया। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में उन्होंने बम विस्फोट करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। एसएसपी नॉट बाबर उसके द्वारा भारी गोलाबारी आजाद 27 फरवरी 1931 को वीर गति को प्राप्त हुआ। आजाद एक प्रखर देशभक्त थे, कभी उन्हें पंडित जी कहकर संबोधित किया करते थे। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद रहेंगे। यदि खून में रोष नहीं, यदि खून में रोष नहीं तो वह पानी के समान है, जो फिर पानी में रंग मिलाकर तो वो बह ही जाए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अभी भी जिसका खून ना खोला, अभी भी जिसका खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए, जो देश के काम ना आए, वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी। धन्यवाद। धन्यवाद शालिनी जी, आपने काफी जज्बाती मतलब विचार दिए, बहुत अच्छा है। तो मैं बस सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता था कि अगर आप समझें, क्योंकि किसी ने ये सवाल भी किया है कि मोतीलाल नेहरू जी के साथ उनके क्या संबंध थे। एक्चुअली मोतीलाल नेहरू जो हैं वो इन इनकलाबियों के साथ बहुत गहरा संबंध था उनका, और आपको शायद ये जानकर होगा कि जेल में सबसे लंबी मुलाकात मोतीलाल नेहरू जी की हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फरवरी में ही उनकी डेथ हो गई। जब आजाद जी वहां पहुंचे तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनके आखिरी शब्द थे कि किसी भी हालत में भगत को बचाना है। तो ये जो हमारे बहुत से संस्था हैं कि, लेकिन मतलब है कि आजाद जी का जो उस वक्त भी था कि दोबारा, क्योंकि एक दफा पार्टी बनाई फिर दोबारा करना, लेकिन जो उनकी मतलब एक बहुत ही खूबसूरत, वो किस तरह का स्वभाव था उनका, उसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा जो बच्चों से जरूर शेयर करेंगे। वो किसी जागीरदार के घर में छुप के रहते थे, मतलब रहा करते थे, और अब यह है कि जागीरदारों का ऊपर से तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन घर में सब डेट मतलब कर्जई होते हैं। तो उनके किसी साथी ने कहा कि ये जो लड़का तुम्हारे पास रहता है इस पे अनाम है, अगर तुम इसको पकड़ा दो तो पैसे मिल जाएंगे। अब वो इतने सूक्ष्म थे कि उन्होंने वो चुपके से सुना, और सुबह को वो अपना लुटवा लेके निकल गए और चले गए। तो जाके उन्होंने जब अपने छोटे मतलब किसी साथी को बताया, और उन्होंने, उस साथी ने ही हमें ये बताई बात, वैशम पायन जी थे, तो वो कहते कि भाई आज ना कमाल हो जानी थी, क्योंकि उनके मन में इतनी देर मतलब करते रहे, लेकिन अब उनके मन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो वो कहते जी एक गोली लगा देते। कहते गदार मतलब गुलाम देश में गदारों की कौन सी कमी है, किस किस को मारते फिरेंगे, इतनी देर उन्होंने हमारी सेवा की है। तो ये जो इंसानियत का नाता है उनका, मतलब एक मतलब संवेदनशील व्यक्ति के तौर पे, जैसे मतलब है कि अगर 14 साल का बच्चा दृढ़ता दिखाता है, और मैं उसमें भी एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि ये लोग कैसे आए। गांधी जी की वो मैंने स्पीच निकाली, क्योंकि मनमदास गुप्त जी ने कहा कि गांधी जी ने एक बनारस में स्पीच दी थी, तो उस स्पीच ने हम सब नौजवानों को खींच लिया। मतलब जो इनकलाबी हैं वो उनकी मतलब कैसे आए, तो वो स्पीच मैंने निकाली। तो वो कहते हैं कि मैं मौलविया जी के साथ बैठा हूँ, मदन मोहन मालवीय जी के पास। मैं जब आया था तो मेरा था कि मैं तो इनके पाँव में बैठ के सारी जिंदगी सेवा करूंगा, लेकिन आज हमारे डिफरेंसेस आ गए हैं। ये कहते हैं कि नौजवानों को सिर्फ पढ़ना चाहिए, बिल्कुल अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए,
गांधी जी कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि इससे बड़ा परिवार दुनिया है, हिंदुस्तान है। तो इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप सब कुछ देर के लिए, और ये उनका लिखा हुआ है, कि आप अपनी नौकरियां छोड़ दें, आप मतलब ये मतलब जो मतलब है पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए तो कर रहे हैं लेकिन देश के लिए करिए। तो वो जो परिवार मतलब देश के लिए निकलना था, वो इनकलाबी लहर का शुरुआत है। भगत सिंह ने भी, अब वो भगत सिंह तो बनारस में नहीं थे, लेकिन वो जब उन्हें पहुंची तो वो 10वीं क्लास में उन्होंने भी कॉलेज छोड़ दिया। और उसके बाद फिर गांधी जी ने, अब ये प्रॉब्लम होगी कि जो लड़के छोड़ चुके हैं इनको क्या कहें। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप वापस जाइए पढ़िए। तो कहते जी जो हम छोड़ आए हैं, क्योंकि आपने कहा था कि वो पढ़ाई हमें इंसान नहीं बनाती, तो इसलिए हम वो छोड़ आए हैं, तो इसलिए आप वहां तो जा नहीं सकते। तो तब कौमी कॉलेजेस, कौमी स्कूल्स का बना। आज भी मुझे लगता है कि जो कोविड में हमें बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाना है वो बहुत जरूरी है। और वो आजाद जी का, जैसे मैंने कहा कि आजाद जी हमें ऐसे लगता है कि वो बस एक क्योंकि अब जो उनकी फोटोआं और बची हैं, वो मास्टर रुद्र नारायण जी की बयानत बच गई। उन्होंने अपने परिवार के साथ उनकी फोटो खिंचवाई, एक बड़ी बड़ी मतलब मासूम चेहरा है उसमें। एक उनकी थी क्योंकि वो वर्जिश करते थे, तो उसने कहा कि मैं एक पहलवान की तरह अगर फोटो खींच लो इनकी, जो ज्यादा पॉपुलर है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उन्हें मुस्कुरा के कहा कि आप अपनी मूछें ठीक करिए, तो मैंने वो क्लिक कर दिया। और उन्होंने वो फोटोआं जो हैं वो शीशे में बांध के, मतलब बंद करके अपनी दीवार में चिल्ला के रखी। जैसे जी बता रहे थे कि वो जो उनकी 1921 वाली 22 वाली फोटो थी वो भी बाद में मिली, लेकिन इस तरह लोगों ने उनको याद रखा। जबकि उनसे एक दफा मतलब हुआ, वो उनके साथी कहने लगे कि आजाद जी बता दीजिए आपके घर परिवार में कौन है, कहाँ है। क्योंकि बाद में वो कहते मैं अपनी घर परिवार के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ पर मतलब इसलिए आया हूँ कि देश की सेवा कर रही है। आप देश की चिंता करिए, मेरे घर परिवार की चिंता नहीं करिए। तो इसलिए जो उनका एक मतलब ये जो हमारे लिए संदेश है, क्या आज हम अपने आले दुआले में जो बीत रहा है उसको मतलब उसमें क्या योगदान करें। और जरूरी नहीं है, और मैं कल ही मतलब अगले कुछ दिनों में मैं बीके दत्त जी का एक आर्टिकल है, कल 20 जुलाई उनकी भी मतलब अंत्येष्टि का दिन था मतलब उनकी। तो उस पे मैंने कहा कि जो पढ़ना चाहिए हमें उनका वो आर्टिकल पढ़ना चाहिए, जो आर्टिकल ये कहता है कि इनकलाबी जीवन दर्शन क्या था। वो कहते आपने हमें, और ये 19-20 साल के बच्चे इतने दृढ़ इरादा कैसे बने। वो कहते हमने पढ़ा समझा, और जब हमने ये समझ लिया कि अंग्रेज को हराने के लिए, जिसमें मतलब आजाद जी भी हैं, कि उसके जो स्तंभ हैं जिस पे वो खड़ा है उनको हिलाएंगे तब जाके इसकी बात बनेगी, और वो लड़ने की बात नहीं है। जैसे अब मैं कहता हूँ चंद्रशेखर आजाद जी ने कितनी गोलियां चलाई हैं, हम पिस्तौल दिखाते रहते हैं उनका वो जो विचार है, जो उनके मन में एक भारत का दृश्य बना कि किसी व्यक्ति को रात को मतलब वो भूखा नहीं सोए, किसी भी जो व्यक्ति है उसको मतलब और मैं अभी कहता हूँ कि अब जिस युग में हम हैं, 3 चीजें जो है उनको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। जो बच्चा, आप सब टीचर हैं, जो बच्चा अब पढ़ने वाला है उसको आज ही जो आप पढ़ाएंगे वही उसको आगे बढ़ाएगा। और जैसे ये हो रहा है कि आप मतलब उसमें से पढ़ाने का, हम पढ़ाना सिखा नहीं रहे, हम सिर्फ ये समझते हैं कि वो कितना, और जब कोई कहता है कि ये विद्या दान है, मैं क्या जी ये तो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। भारत में तो हमें तो ये बताया गया है कि विद्या जे विचारी ता परोपकारी, कि विद्या जो विचारने के काबिल बनाए आपको तब आपका परोपकार होगा। तो ये आज प्रश्न है। और आज बच्चों को हम ये दूरभाष से पढ़ाने का भी जो है वो एंगेज करने का तो ठीक है उनको, लेकिन उनके हाथ में आप वो टूल पकड़ा रहे हैं जो असल में बहुत खतरनाक है। मेरी ग्रैंड डॉटर पोती जो है मेरी बेटी, वो 6 साल की है, अमेरिका में उसे ऑनलाइन क्लासेस लगा दी। और 2 दिन के बाद पता चला कि उससे $400 की शॉपिंग करवा ली उन्होंने। 6 साल के बच्चे को फुसला के। तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन टूल जो है ये पढ़ाने के लिए नहीं है, ये मार्केट बनाने के लिए है। तो हमें मतलब उस पे भी, और जो
मतलब जब चंद्रशेखर आजाद जी को और उनके साथियों को, क्योंकि हमारे नानी जी एक बात कहा करते थे कि मेरा बेटा अकेला खड़ा अच्छा नहीं लगता, वो अपने साथियों के साथ खड़ा अच्छा। तो मुझे आज लग रहा था कि हम, आपने जब भी घर में देखी मूर्ति तो लक्ष्मण, सिया और राम की देखी है। हाँ। अब राम को अलग किया जा रहा है, सिया और लक्ष्मण छोड़ दिए जा रहे हैं। कल तक हम जय सिया राम कहते थे, मतलब सीता राम की बात करते थे, राधा कृष्ण की बात करते थे। आज हम मतलब वो सिया को छोड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारा संकट जो है वो बौद्धिक तौर पे, और अब जैसे ये है कि मैं जितने हमारे इनकलाबी हैं उन्होंने कभी अपनी जाति पहचान नहीं लगाई। मतलब कभी, मैं जैसे शहीद सुखदेव का मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि उनका कजन ब्रदर, और वो दोनों 10वीं में पढ़े, लेकिन 10वीं का जब रिजल्ट हमें मिला पंजाब यूनिवर्सिटी से तो उसके साथ थापर नहीं है, वो सुखदेव है। जो जयदेव उनके कजन ब्रदर है वो जयदेव सुखदेव लिख रहे, थापर लिख रहे हैं। तो इसलिए जो इस जाति से मुक्त होना, मतलब ये आजाद जी का तो, और उसमें एक बहुत और बड़ा मार्मिक कथा है कि एक दफा भगत सिंह को सब, क्योंकि 4 आने मिलते थे और ये बड़े, और ये जो उनका जो डिसिप्लिन था वो उनके पिताजी से मिला उन्हें। डिसिप्लिन जो है, क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो बहुत डिसिप्लिनरी थे। वो एक एक्चुअली मतलब वहाँ बाग था, तो वो बाग की मतलब रखवाली की ड्यूटी थी उनकी। तो एक दफा कोई तहसीलदार आ गया, तो तहसीलदार ने उसमें से एक फल उतार लिया, तो उन्होंने कहा कि या तो पैसे रखो नहीं तो फल इधर रख दो। तो ये जो, और ये डिसिप्लिन, और एक आजाद जी के बड़े भाई भी थे, उनका नाम भी सुखदेव था, तो उनकी डेथ हो गई थी पहले। लेकिन ये जो है कि आप किस तरह बनते हैं, जो हालात में आप गुजरते हैं उससे क्या सीखते हैं, वो सारा मिलाता है। तो इसलिए हमें जब उनको याद करना, इसलिए मैं कह रहा था कि हमें ज्यादा जरूरी ये है कि हम उनसे क्या सीखें। भगत सिंह ने अपने छोटे भाइयों के नाम कुलतार और कुलबीर के नाम अपनी फांसी से 20 दिन पहले चिट्ठी लिखी, और उसमें 3 चीजें लिखी उन्होंने कि सेहत का ख्याल रखना, जो अभी कह रहे थे कि सेहत का ख्याल रखना, हौसले से रहना और मेहनत से पढ़ना। ये 3 आधार हैं, अगर हम बच्चे को दे दें तो वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सभी का साथी बनेगा। सॉरी सर, आपकी बात को मैं सेहत का मतलब है कि आप वर्जिश करें, आप मतलब अच्छी खुराक खाएं। आज पौष्टिकता की लड़ाई है, इस कोरोना से कोई आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि आप आत्मनिर्भर हैं। हम पे निर्भरता छोड़िए, आप अपने पे निर्भर हो जाइए। तो आत्मनिर्भरता में हम अपनी पौष्टिकता से ही, अपना आहार से बन सकते हैं। तो ये जो भगत सिंह की मतलब, और जो तीनों चीजें हैं, मैं कहता हूँ बच्चों को ये रटा दीजिए कि सेहत का ख्याल रखना है, बल हौसले कभी दिल छोड़ना नहीं है, और कभी मतलब जो मतलब है, मतलब मेहनत का मतलब है कि समझ के पढ़िए, विचारने वाली विद्या प्राप्त करिए। विद्या जे विचारी ता परोपकारी, तब आपका भला करेगी। नहीं तो ये आपको, जिसको गांधी जी लड़ रहे थे 1920 में, जिसकी वजह से पूरी आजादी की लड़ाई में हम विद्या का एक नया मॉडल लेके आए, वो हमारे सामने है। तो आजाद जी को खास तौर पर मुझे बहुत ही उन पे होता है कि उनका जो पूरा जीवन है वो उन हमारे गांव के बच्चों के लिए भी है कि आप इतनी मतलब हालात में रहते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और क्योंकि वो हालात ऐसे थे कि आपको, और उसमें भी है कि भगत सिंह दत्त ने जब असेंबली में वो गए तो भगत सिंह 20 साल के थे, वो 19 साल के थे, लेकिन ये समझ लिया था कि आज हम अंग्रेज साम्राज्यवाद को सीधा दलील से टकराएंगे, और वो दलील से मतलब उसके साथ टकराए। और मैं समझता कि ये चीजें, हम बहुत छोटी चीजें लेकिन बहुत बड़ी चीजें हैं कि उनके जीवन का वो जो है कि किस तरह एक लड़का जो है मतलब वो क्विक सिल्वर से स्टील बनता है, कैसे वो तपस्या है जो उन्होंने मतलब वहाँ की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बच्चों के साथ, बाकी कहानी तो है
उसका नरेशन है, लेकिन उसका जो भाव है वो अगर नहीं समझाएंगे तो फिर वो उनको कोई ना कोई उनको पिस्तौल पकड़ा के कहेगा कि आप बन जाएं, कोई मूछ को ताव दे के कहेगा। और ये जो है कि आज महिलाओं को हम छोड़ रहे हैं, हमारा पॉलिटिकल नारेबाजी भी जो है वो किस तरह, अगर आप राम से सिया को अलहदा कर रहे हैं, सीता को अलहदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे मन में मतलब हमारी महिलाओं के प्रति मतलब वो श्रद्धा हम बच्चों को नहीं दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा अब अजय कुछ इसको कंक्लूड करना चाहें, कोई और है अजय? सर अभी 2 लोग और हैं, सविता। Yes, sir. So our next participant is Ruchi Rani ji. Please come here. So participate this program. रुचि रानी जी। हाँ जी, आदरणीय देश प्रेमियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं इंकलाब भारत फाउंडेशन के द्वारा आजाद संकल्प ई सम्मेलन का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद के विषय में कुछ बता सकूं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जागनदानी देवी था। बचपन में भील बालकों के बीच में पले बड़े आजाद आजीवन ब्रह्मचारी रहे। आज हम जिस आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं, उस फिजा के लिए बहुतों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। उनमें से एक चंद्रशेखर आजाद हैं। 15 वर्ष की आयु में ही असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे। वे आजादी के आंदोलन में इतने रम गए थे कि अंग्रेज भी उनसे थर्राते थे। मैं आजाद हूँ, चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। वे कहते थे कि अगर माँ भारती की बेड़ियां देखकर आपका खून नहीं खोलता तो वह पानी है। जो जवानी देश के काम नहीं आ सकी वह किसी काम की नहीं। 1921 में 15-20 विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बनारस की मुख्य गलियों में वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारों का जयकार लगाते हुए घूमते थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही वे असहयोग आंदोलन में पहली और आखिरी बार गिरफ्तार हुए। उन्हें जब कोर्ट के सामने पेश किया गया तो वे अत्यंत निर्भीक थे। मजिस्टर के पूछे गए सवालों का उन्होंने इस तरह जवाब दिया। जब मजिस्टर ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, बालक ने निर्भीकता के साथ रोबेली आवाज में जवाब दिया, आजाद। मजिस्टर ने बालक को ऊपर से नीचे तक घूरा और दूसरा सवाल जब उससे पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो बालक ने उसी मुद्रा में जवाब दिया, स्वतंत्रता। बालक के जवाबों से जज झल्ला गया और क्रोध भरा उसने तीसरा सवाल किया कि तुम्हारा घर कहाँ है। बालक ने उसी साहस के साथ कहा, जेल खाना। चंद्रशेखर ने इन जवाबों से जज बुरी तरह से आग बबूला हो गया और आजादी के इस दीवाने बालक को 20 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। सजा सुनकर शेखर जी बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने जय भारत माता का उद्घोष किया। हर एक कोड़े पड़ने पर भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनका यह अदम्य साहस देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस खबर से बनारस में आग फैल गई। आजाद को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस घटना से इनका नाम आजाद पड़ा और बनारस में भव्य सम्मान इनका किया गया। इसी घटना के बाद आजाद ने जीते जी पुलिस के हाथों ना पकड़े जाने की कसम भी खा ली थी। वे गांधी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की सजा को उम्र कैद में बदलवाना चाहते थे, क्योंकि आजाद भली भांति जानते थे इस समय अंग्रेजी शासन की दशा बहुत ही कमजोर हो गई है। उनके सामने कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। साथ ही अगर महात्मा गांधी और नेहरू चाहें तो अंग्रेजों को इस बात का दबाव डालकर राजी भी किया जा सकता है। आजाद अपनी बात करने के लिए नेहरू से मिले। तब आजाद नेहरू के बीच में बड़ी बहस हो गई और आजाद गुस्से में वहां से चल दिए। 27 फरवरी 1931 की यह वही तिथि है जिस दिन सुबह नेहरू से मिलने के बाद आजाद बड़े गुस्से से बाहर निकले थे और अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्र सुखदेव से जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए गए। इसी बीच आजाद का देहांत हुआ था। जब आजाद अल्फ्रेड पार्क में गए थे, उसी समय किसी विश्वासघाती ने आजाद को अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस फोर्स ने अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। आजाद सुखदेव से बात कर रहे थे। इसी बीच एक गोली आजाद की जांघ में आकर लगी।
आजाद ने अपनी गोली से पुलिस ऑफिसर की कार पंचर कर दी। आजाद अपने साथी सुखदेव को वहां से भगाकर लड़ाई का मोर्चा खुद संभाल लेते हैं। आजाद ने किसी भी भारतीय सिपाही पे कोई गोली नहीं चलाई। जब झाड़ी में छिपे एक गद्दार अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम पुलिस इंस्पेक्टर ने आजाद को गाली से संबोधित किया तो यह पूरा सुनते ही आजाद ने एक गोली से ही उनका गाली देने वाला जबड़ा तोड़ दिया। खून से लथपथ अकेले आधे घंटे तक लड़ाई लगी। इतने गंभीर समय में भी उनको यह याद था कि मैं कितनी गोलियां दाग चुका हूं, अब मात्र मेरे पास एक ही गोली बची है। साथ ही उनको अपनी कसम भी याद थी कि मैं आजाद हूं, आजाद ही जीऊंगा और आजाद ही मरूंगा। जीते जी अपनी गिरफ्तारी अंग्रेजों को कदापि नहीं होने दूंगा। तब उन्होंने अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखी और आखिरी गोली दाग कर स्वयं को देश की खातिर सभी बंदरों से मुक्त कर आजाद कर लिया। अपने ही शब्दों को वह स्वयं ही सार्थक कर गए। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। एक सच्चे राष्ट्रभक्त व क्रांतिकारी सेनानी जो अंग्रेजी हुकूमत को मार कर भी ना मार पाई, क्योंकि आजाद जैसे राष्ट्रभक्त कभी भी नहीं मरते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। मेहरबानी रुचि जी। आप धिंगड़ा हैं? हाँ जी। आप मदन लाल धिंगड़ा जी को जानते हैं? हाँ जी। क्या जानते हैं? मदन लाल धिंगड़ा? हाँ। नहीं असल में एक्चुअली मदन लाल यही प्रॉब्लम है। शहीद मदन लाल धिंगड़ा पहले भारतीय शहीद हैं जिन्होंने इंग्लैंड में मतलब पहली गोली चलाई थी। हाँ और जी। उनके बारे में अंग्रेज एक बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है कि उनकी शहादत ने मेरा जन्म जो है वो इंपीरियलिस्टों ने इतिहास में लाल अक्षर से लिख दिया है, क्योंकि वो 17 अगस्त 1909 का उनकी शहादत है। तो इसलिए है कि आप धिंगड़ा हैं तो मदन लाल धिंगड़ा के बारे में जरूर जानिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर जानूंगी मैं इस चीज में। और दूसरी थोड़ी करेक्शन कर दूं कि उस दिन पंडित नेहरू से नहीं मिलने गए थे वो। अच्छा। ये धारणा हम ऐड कर रहे हैं अब। अच्छा। एक्चुअली वहां थे, लेकिन उन्हीं के एक साथी वो भी तिवाड़ी थे जिन्होंने उनसे धोखा किया था। हाँ जी हाँ जी। वो रीऑर्गेनाइज करने में वहां थे। तो थोड़ा हम इतिहास में मतलब सबके साथ एक अच्छा मतलब प्रभाव रखें। तो मैं इसलिए कि ये ऐतिहासिक करेक्शन है। बहुत अच्छा आपने कहा। तो शिवई, आप किसी और को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? जी सर। Our next participant Lutfi Asif ji. So please come here to participate our program. लुत्फी जी। आजाद का नाम सुनते ही मूंछों पर ताव देता एक रौबदार चेहरा हमारे सामने उभर आता है। जगमोहन सिंह जी, अभय जी, सतीश मिश्र जी, अजय जी और मीनाक्षी जी को मेरा शत-शत नमन। मैं आप लोगों से अपने विचारों को शुरुआत करने से पहले ये कहना चाहूंगी कि इनकलाब एक ऐसा अखबार है जो सिर्फ जो मशहूर लोग हैं उन्हें ही मशहूर नहीं करता, वो लोग जो क्रांति में सबसे आगे थे, जिनका नाम इतिहास में आम लोग नहीं जानते हैं, उनको भी लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। कमर पर पिस्टल, कांधे पर जनेऊ, वो याद थे, वो याद हैं, वो याद रहेंगे। वो आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। भारत माँ का ऐसा वीर सपूत गुलाम देश में जीता था जो बन आजादी का परवाज, ना हुआ है ना कभी होगा चंद्रशेखर सा आजाद। भारत माँ के ऐसे वीर सपूत को मेरा शत-शत अभिनंदन। माटी भी चमकती थी बन जिसके माथे पर चंदन। 23 जुलाई 1906 को इस महान हस्ती का जन्म अलीराजपुर जिले के झाबुआ नामक स्थान पर हुआ। ये आदिवासियों के साथ बचपन बिताए हुए थे, इसलिए पक्के निशानेबाज और निडर थे। निर्भीकता, निडरता, दृढ़ निश्चय, ये इनके वो संकल्प थे जो आजीवन इन्होंने निभाए। सन 1919 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग, जब इनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन इस घटना से इनका दिल इतना आहत हुआ कि इन्होंने कसम खा ली कि हाँ, मुझे देश को आजाद कराना है। इसी कड़ी में सन 1920 में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू करा, उसमें
चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे मन से और तन मन से पूरे उसमें अपना जो है साहस दिखाया। और पकड़े जाने पर जब इन्हें 15 कोड़े मारे गए तो बहुत निडरता से जज के सामने कहा, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल। ये वो चिंगारी थी जो बड़ी होकर एक ज्वाला बनने वाली थी। ये शुरुआत थी, ये वो पल था जहां से पता चल रहा था कि हाँ, ये बड़ा होकर इंसान कुछ देश के लिए करेगा। उनकी सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर 25-25 साल के वो युवा फांसी पर चढ़ने वाले कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनके बिना हमें आजादी मिल सकती थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिर्फ आंदोलन चलाने से, कुछ नारेबाजी करने से आजादी नहीं आती। जैसे अंग्रेज हमारे साथ थे, जैसे ब्रिटिश सेना हमारे साथ थी, हमको उसी तरह उनका मुंह तोड़ जवाब देना था। इसके लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको 1924 में जिसकी स्थापना हुई, राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात कर चंद्रशेखर आजाद ने इसके लिए धन इकट्ठा करने की योजना बनाई कि कैसे हम इस एसोसिएशन को सुदृढ़ बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हथियारों की कमी थी। अंग्रेज हर तरह के हथियारों से, हर तरह की चीजों से पूरे लैस थे, लेकिन हम लोगों के पास नहीं थी। हम वही अपने लाठी डंडों से लड़ाइयां कर रहे थे। इसके लिए पैसा चाहिए था। यहीं से इन्होंने सरकारी खजानों को लूटना शुरू करा और काकोरी ट्रेन हत्याकांड जो था वो उसमें इन्होंने जो है लूट करी और सरकारी खजाने को लूटा। एक बात और चंद्रशेखर आजाद की जो काबिले तारीफ है कि वो समानता, वो देश में चाहते थे कि समानता हो, हर इंसान एकता से रहे, भेदभाव ना हो, ना ही धर्म के नाम पर, ना ही गरीबी अमीरी के नाम पर। स्वतंत्र मिले, स्वतंत्र भारत बने, बट उसमें ये सब चीजें हो कि स्वतंत्रता भी हो, समानता भी हो और भेदभाव ना हो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा। कि कोई एक ही इंसान ऐसा होता है हजारों में जो लोगों की सोचने की ताकत को अपने अंदाज से बदल देता है। चंद्रशेखर आजाद के मरने के बाद नौजवानों का बहुत बड़ा सैलाब आया, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयारी की। 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क, जो अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वो इलाहाबाद में, जहां ब्रिटिशर्स ने चारों तरफ से इनको घेर लिया। साथ में सुखदेव भी थे, सुखदेव राज, सुखदेव वो नहीं जो भगत सिंह के साथी थे, एक अन्य सुखदेव जो स्वतंत्रता के एक सेनानी थे। उन्होंने और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और एक अन्य दोस्त मिलकर योजना बना रहे थे कि अगला हम कदम क्या उठाएं। तभी चारों तरफ से घिर जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चे को बखूबी संभाला और अपने इन दोनों साथियों को सकुशल अंग्रेज को, सरकार को और सैनिकों को चकमा देकर वहां से भगा दिया। क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा करी थी, कसम खाई थी कि मेरे लिए ये बहुत जिल्लत की बात होगी कि अगर मैं जीते जी गिरफ्तार हो जाऊंगा, अगर मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने जब सारी गोलियां खत्म हो गई, सिर्फ एक गोली जो बची थी उसको अपने कनपट्टी पर रखकर अपनी जीवन लीला वहीं समाप्त की। अपने शब्दों को विराम देने से पहले मैं कुछ लाइनें आपसे कहना चाहूंगी। मैं आजाद था पर देश आजाद ना था, बस यही मेरे दिल को मलाल था। हम चल दिए थे जिंदगी छोड़कर, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल था। धन्यवाद। बहुत अच्छा जी, थैंक यू सर। लेकिन एक मैं करेक्शन करना चाहता हूँ कि हमें नरेशन बदलने की जरूरत है, क्योंकि वो सरकारी खजाने को जी चैलेंज था सरकार को कि उनका खजाना जो लोगों का इकट्ठा किया हुआ है उसको लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खजाना जो है वो किताबें छापने के लिए यूज होना था,
जी सर। क्योंकि बिस्मल साहब का एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने पहले वो जब पशु चारने जाते थे तो उन्होंने बंगाली की किताबों का ट्रांसलेशन करना शुरू किया, हाँ राम जी सर। और हाँ पहली जी। दफा अपनी माँ से 200 रुपया लेके उन्होंने वो पहली किताब छापी। तो हमारी माँ एग्जैक्टली। उस वक्त बैंकर हुआ करती थी, तो वो फिर बात कहते मुझे 400 रुपया बन गया, तो 200 मैंने माँ का वापस कर दिया और 200 को आगे। तो वो जो मतलब लोगों में चेतनता लाने का मतलब उनका यत्न था, वो हमारे जी इस नरेशन में कई दफा हो जाता है। इसलिए बच्चों को वो नरेशन जी बताने सर। की जरूरत है। वो अंग्रेजों का नरेशन है कि जी वो जी देखिए सर। लूट रहे थे, वो मतलब इसलिए मतलब थोड़ा सा हमें इतिहास में उसकी और गहराई में जाके मतलब सोच देखने की। बिल्कुल सर। धन्यवाद, बहुत अच्छा थैंक यू आपने सर। किया। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी शिवी। थैंक यू सो नहीं सर, मच। अब अगर कोई थैंक यू सो मच। अब हमारे प्रोग्राम मैं कुलदीप ने कुलदीप ने हाथ उठाया हुआ है, मैं कुलदीप को कहूंगा कि वो शायद कुछ कहना चाहते हैं। कुलदीप जी 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 सर। जी। सर काफी अच्छी जानकारी मिली है सतीश सर से, आपसे, अभय सर से। लेकिन सर इसके अंदर कुछ चीज सर मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी सर जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि युवा पीढ़ी, जो आज की पीढ़ी है, वो चंद्रशेखर आजाद से क्या सीखे या उन क्रांतिकारी साथियों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो सर कुछ चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जैसा कि जिक्र अभी अपन ने किया था कि वो हमेशा अपने साथ किताब रखते थे। तो सर जैसे कि यहाँ पे अधिकतर साथी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, सभी टीचर हैं, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं खुद प्रतियोगिता परीक्षा वाले छात्रों को पढ़ाता हूँ, तो सीधे संपर्क में आता हूँ। तो सर उसके अंदर हमें सबसे किताबों की जरूरत क्या थी, क्योंकि सर आज का जमाना तो सर और घातक हो गया है। घातक सर इसलिए क्योंकि जो व्हाट्सएप पे आ गया है हमने उसको मान लिया है। तो सर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आज के युवाओं को उनसे यही सीख लेना चाहिए कि हमें इतिहास को ठीक से पढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी मैडम ने बताया था कि चरखे से आजादी नहीं आई है, तो चरखे से वाकई में आजादी नहीं आई है। देखा जाएगा तो सही गांधी जी ने भी बोला कि चरखे से आजादी आएगी। गांधी जी का भी कहना था सही मायने में आत्मनिर्भर वो था, सही मायने में आत्मनिर्भर वो था, उन्होंने आत्मनिर्भर करा है। और दूसरी बात है कि गांधी जी और आजाद या भगत सिंह की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। हम वैसे ही तुलना नहीं कर सकते हैं जैसे हम चांद और सूरज की नहीं कर सकते हैं। चांद अपनी जगह सही है, सूरज अपनी जगह सही है, और दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के बिना एक के बिना हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। तो वैसे ही हम आजाद या आजाद नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए यही जरूरी होगा कि आज के जो व्हाट्सएप पे जो आ रहा है उसके बजाय अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो हम ज्यादा ठीक से पढ़ पाएंगे। हम गांधी जी के लिए बोल तो देंगे कि हमने गांधी जी को पढ़ा है, हम आजाद के लिए बोल रहे हैं कि हमने आजाद को पढ़ा है। सही मायने में हमें आजाद को पढ़ना पड़ेगा, पहले भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा, जिन गांधी जी की हम तुलना कर रहे हैं हमें उन गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा। और एक दूसरी सबसे सर रोचक जानकारी मुझे ये लगी है कि सर एक इन दोनों में मतलब दल के अंदर सर एक विश्वास, आज के समय में सर देखते हैं कि जिसकी विश्वास की कमी है, जैसे सर अभी इन दिनों में यशपाल को पढ़ रहा हूँ, तो सर यशपाल का एक बहुत रोचक रह रहा है कि दल पूरा अलग हो गया है, यशपाल और भगवती दादा दोनों अलग है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं दोनों आपस में कि वायसराय की ट्रेन उड़ानी है। अच्छा, वो कार्य दल के लिए कर रहे हैं, दल से कोई संपर्क नहीं रह रहा है। भगवती दादा के ऊपर कई प्रकार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन भगवती दादा का फिर भी एक समर्पण। तो वो चीज की सर आज के युवाओं में कमी है कि मतलब चलो अपन वहां तक अपन अपने ऊपर भी ले रहे थे कि अगर कोई अपने ऊपर आरोप लगा तो सर अपनी इच्छा नहीं होगी कि अपन वो काम करे। लेकिन भगवती दादा को सल्यूट किया। जब आज सर सुबह पढ़ रहा था कि भगवती दादा के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आजाद ने मिलने से मना कर दिया था एक वक्त, तब भी भगवती दादा ने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा कार्य करेंगे, अगर हमारा कार्य ठीक रहेगा तो आजाद खुद मिलेंगे उससे। तो सर ये चीजें हमें सीखनी चाहिए। और सर एक तीसरी बात के सर एक दृढ़ निश्चय, जो अपना उन्होंने निश्चय कर लिया उस पर अडिग कैसे रहना। सर जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था और मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि हम तो घर में रह रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही है, खाने को मिल रहा है, मोबाइल चला रहे हैं,
तो हमारी स्थिति ये हो जा रही है कि परेशान तो हो जा रहा है, तो वो जेल में कैसे रहे होंगे। तो सर ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक निश्चित था कि एक लक्ष्य था कि उस लक्ष्य को हासिल करना है, उस लक्ष्य के लिए अडिग रहे। और एक सर एक चीज और सीखिए कि स्थिति के हिसाब से सर परिवर्तन, अब जैसे आजाद को हम देखते हैं कि आजाद कई रूपों में थे, मतलब कई रूप धारण कर लेते थे। वैसे जैसे मैंने यशपाल की बुक में पढ़ा कि इंद्रपाल, उनको कहीं और से यशपाल ने सिर्फ इंद्रपाल को इतना बोला कि तुम्हें बस यहाँ आना है और साधु बन जाना है। कुलदीप आप काफी ज्यादा क्योंकि लोगों को इतना ज्यादा मत बताइए, थोड़ा बताइए, तो आपकी ठीक बात, फिर किसी दिन उस पे बात करेंगे। इंद्रपाल का भी कमाल है, बहुत कमाल लोग हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हमें अपने आप में विश्वास पैदा करना, और विश्वास कहाँ से आएगा? जानकारी से, ज्ञान से। आप अगर समझते हैं कि क्या हो रहा है, तभी आप मतलब अपने आप में विश्वास पैदा कर सकेंगे। और जो आपसी विश्वास है कि बीके दत्त और भगत सिंह दोनों इकट्ठे क्यों गए, क्योंकि उनको विश्वास है कि हमें ये धोखा नहीं दे सकते। उनको दोनों 2 जेलों में डाला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इकट्ठे भूखहड़ताल की। तो ये आपकी जो है कि आज हमें बहुत कुछ सीखना। मैं समझता हूँ कि वो जो 3 मतलब बातें भगत सिंह ने कुलतार सिंह, कुलबीर सिंह को कही, वो अगर हम समझ लें शुरू में कि सेहत का ख्याल कैसे रखना है, वर्जिश उसमें एक है, पौष्टिकता दूसरा है, और हौसला कैसे रखना है। आज हम मतलब हमें ये मोबाइल ने इतना मतलब कर दिया है, मतलब हम ज्यादा देर इंतजार ही नहीं कर पा रहे। जो आप जिस युग की बात कर रहे हैं कि कई दिनों के बाद कहाँ मिलना है, फिर भी मिल लेते, तो हम तो मतलब कोई कॉल आएगी तो आप सब छोड़ के कॉल को अटेंड करने लग जाएंगे। तो इसलिए आपने बहुत अच्छी चीजें ऐड की। वी विल कंटिन्यू विद दिस, इसका और आगे बढ़ाते रहिए। और मैं समझता हूँ कि अजय ने ये हिम्मत की, तो उसको मैं बधाई देता हूँ। और शिवी अगर उसको वाइंड अप मतलब करना चाहे तो वी कैन वाइंड अप, क्योंकि मतलब 7 मिनट ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी शिवी। मुझे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट पे या एंड पे है। तो अजय आप अपना वाइंड अप कर दीजिए। तो अब जैसे कि ये कार्यक्रम अपने समापन की तरफ है, और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप सबने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस खास दिन को और खास बनाने की कोशिश करी, और बहुत सारी जानकारियां हमें यहाँ से मिली है। और हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम पेश करते रहेंगे, और हमारी उम्मीद है कि जो आने वाली पीढ़ी है उस तक ये चीजें पहुंचे और उनको भी पता चले कि हमारे वो क्रांतिकारी कौन थे, क्या थे, और किन हालातों में उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, और भविष्य में भी हम इस तरह के कार्यक्रम आगे भी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मेरी तरफ से मिश्रा जी का खास तौर पर और अभय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब सब नौजवानों का आपने हिम्मत की और हम 1 घंटे के लिए चंद्रशेखर आजाद जी को मिलने की कोशिश कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मिलते रहिए, और ये रिकॉर्डिंग जो है ऐलाने इनकलाब पे मेरे ख्याल वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सो मच सर। धन्यवाद सर। ओके शिवानी, बहुत अच्छा, थैंक यू। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।